हाय। उम्मीद करता हूँ कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी और वहाँ जाकर के खूब रच के एमसीक्यूज़ पे एमसीक्यूज़ आप लगा रहे होंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का चैप्टर है हमारा कक्षा 11वीं, चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। पहले पैराग्राफ में बेसिक इंट्रोडक्शन है, बता रहा है कि भाई देखो एनिमल के पास तो फिर भी क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। प्लांट के पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो उसको उसके पास कुछ ना कुछ तो डिवाइसेस होंगे ना, जिसकी वजह से चीज़ों को रूट से लेकर के प्लांट के बाकी पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, या प्लांट के लीफ से लेकर के प्लांट के दूसरे हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। जैसे कि रूट से पानी जो है नीचे से लेके ऊपर लेके जाया जाएगा, जो पत्ती है उसमें जो खाना बनेगा वो हर जगह लेकर के जाया जाएगा। और ये सब जानने के लिए हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी प्लांट की एनाटमी की, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पोटेंशियल, ग्रेडियंट, आयन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मेन आइडिया रहेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो लेवल पे होता है। एक है शॉर्ट डिस्टेंस वाला जो ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर में आपका डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। और एक है जो कि लंबे डिस्टेंस पे होगा, लॉन्गर डिस्टेंस वाला है, जिसको कि हम ट्रांसलोकेशन की कैटेगरी में डालेंगे, और जिसमें जाइलम और फ्लोएम लंबे लंबे डिस्टेंसेस पर पानी और खाने को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर में दिया हुआ है कि भैया देखो जाइलम जो है वो यूनी डायरेक्शनल मूव करता है पानी को और मिनरल्स को नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन फ्लोएम की अगर बात करें तो वो मल्टी डायरेक्शनल होता है कि पत्ती में खाना बना है तो पत्ती से दूसरी पत्ती में जा रहा है, पत्ती से नीचे फूल में जा रहा है, नीचे रूट में जा रहा है, रूट में जा करके स्टोर हो गया, फिर वापस उससे लिया जा रहा है, तो वो मल्टी डायरेक्शनल हो जाएगा। तो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पानी का यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, फोटोसिंथेट मतलब खाने पीने का मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है, और जो हॉर्मोन्स हैं उसका भी मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है कि भाई रूट में बन रहा है ऑक्सीजन और रूट से जा रहा है स्टेम की तरफ। तो इस तरीके से तो ये वाला पैराग्राफ में भी यही चीज़ दी हुई है जो हमने अभी तक डिस्कस की कि भाई यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल और हार्मोन का जो ट्रांसपोर्टेशन है किस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो ये भी मल्टी डायरेक्शनल ही रहेगा। जो बेसिक चीज़ें हमें समझनी है वो ये है कि देखिए हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, और फिर आगे चल करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पे चीज़ों को ख़त्म करेंगे। क्योंकि चीज़ें छोटे लेवल पे जब हम देखेंगे तो एक सेल से दूसरे सेल जाना या सेल के बगल में से निकलना, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि देखिए मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल से। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? ए पोलर होते हैं, और ए पोलर जो है वो पानी जो पोलर है उसको अपने अंदर से जाने नहीं देगा। तो क्या होगा कि आइडिया क्या है? आइडिया आता है लाइक डिजॉल्व लाइक, के पोलर मॉलिक्यूल्स, पानी दारू में डिजॉल्व होगी और ऑयल ऑयल में डिजॉल्व होगा। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, के पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, ए पोलर में डिजॉल्व होता है। तो हम इस चैप्टर में जो शुरुआत करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे, तो हम सबसे पहले डिफ्यूजन से शुरुआत करेंगे, ऑस्मोसिस देखेंगे, सिम्पार्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, ये अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन भी देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं किससे? सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन में आपका क्या होता है कि भाई इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, पैसिव होता है, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए होता है, कोई एनर्जी नहीं लगती है, और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। तो ये जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके ये एक दूसरे से ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी नहीं लगेगी, छोटे डिस्टेंस के लिए हैं। हमेशा देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये यहाँ पर जिगलिंग मोशन कर रहे हैं। जिगलिंग मोशन जो होता है वो ब्राउनियन मोशन है। यहाँ अगला देखते हैं कि भाई जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कि अगर जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी तेज़ी के साथ डिफ्यूजन जो है वो हो सकता है। दूसरा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेम्ब्रेन जो है वो आपका उस मॉलिक्यूल को कितने आसानी के साथ जाने देती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन जल्दी पहुंच जाएगा, डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा,
और प्रेशर भी डिपेंड करता है कि भाई हम जो बात करते हैं वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिक्र कर रहे हैं सारा का सारा। अगला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि देखिए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन ही, बट मददगार के कुछ मदद करने वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि प्रोसेस को फैसिलिटेट करा देंगे। ध्यान से सुनिए कि भाई आपकी ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन में नॉन पोलर सब्सटेंस तो डायरेक्टली पास कर जाएंगे और बहुत छोटे वाले पोलर सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली पास कर जाएंगे, जैसे कि पानी बहुत कम मात्रा में करता है लेकिन कभी कभी कर जाता है। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं और पोलर हैं वो पार नहीं कर पाएंगे, और आयन चाहे जितना मर्जी छोटा हो वो भी पार नहीं कर पाएगा। तो बड़े मॉलिक्यूल जो कि पोलर होते हैं वो और आयन, इनके लिए खास दरवाजे बनवाए जाते हैं जिनसे सहूलियत हो। सहूलियत को अंग्रेजी में कहते हैं फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट करना किसी चीज़ को। तो फैसिलिटेशन आपने करा दिया किसकी मदद से? प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की मदद से। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बड़ा होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड के भाई आयन जो है वो पोलर है, अथा पोलर है, और ये ए पोलर है मेम्ब्रेन। तो जब दोनों की आपस में सॉल्युबिलिटी है ही नहीं तो फिर ये पार नहीं कर पाएगा। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि ये है डिफ्यूजन तो यहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है इस वाले पैराग्राफ के अंदर में। अगला चलते हैं कि भाई मोर मॉलिक्यूल्स मोर डिफ्यूजन बट अप टू अ लिमिट। भाई हम याद रखिएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये दरवाज़ा 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल्स को निकलने की इजाज़त देता है। ध्यान से सुनिए, ये दरवाज़ा एक सेकंड में, 1 मिनट लगा लेते हैं, 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल्स को निकलने की इजाज़त देता है। तो 10 मॉलिक्यूल निकल, यहाँ मान लीजिए कि 1 मिनट का समय चल रहा है और बाहर खड़े हैं 3, तो 3 निकल जाएंगे। आपने 4 करे, 4 जल्दी से निकल जाएंगे, 5 और जल्दी निकल जाएंगे, 6 जल्दी निकल जाएंगे, 7 8 9, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बार 10 मॉलिक्यूल से ऊपर पहुँच गए, मान लो कि यहाँ 100 हैं तो 10 तक तो रेट बढ़ेगा, लेकिन 10 के बाद 20 पे, 30 पे, तो ये सैचुरेट हो गया ना भाई। ये अपनी जितनी जान लगा करके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवा सकता था करवा रहा था। अगर उसके बाद भी आप आयंस को यहाँ पे बढ़वाते रहोगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं भैया ये भर गया, मतलब 1 मिनट में जितने मॉलिक्यूल्स को पास करा सकता था उतना पास करा सकता है। इसको कहते हैं सैचुरेशन। तो बोलते हैं कि जो यहाँ देखिएगा कि भैया जो कि भाई ट्रांसपोर्ट जो है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो ट्रांसपोर्ट है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो तब आएगी जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं और वो सारे के सारे सैचुरेट हो चुके हैं, भर भर के काम कर रहे हैं। उसको कहते हैं कि भैया वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, सैचुरेट हो चुका है। ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अ इनहिबिटर बाइंड्स टू प्रोटीन एंड डज नॉट अलाउ द रियल मॉलिक्यूल। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होगा कि आपका एक आयन है जो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता जाता है करता जाता है करता जाता है, लेकिन गलती से यहाँ पर आकर के हमारे आयन जैसा दिखता हुआ मॉलिक्यूल यहाँ आया और यहाँ फंस गया। अब ये यहाँ फंस गया तो ये यहाँ पर अपनी शेप की वजह से फंस गया और अब चीज़ों को जाने नहीं देगा। तो ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स हैं कि इनहिबिटर्स इनको रोक सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो 2 तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है, कैरियर होता है, और एक होता है चैनल। चैनल के अंदर में कुछ नहीं होता, जैसे टनल होती है टनल, तो टनल में जिस तरीके से व्यक्ति पूरा का पूरा घुस के यहाँ से घुसा पार होकर के खुद ही निकल जाएगा, वो दीवारों से टच नहीं होगा, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चैनल। और एक होता है कैरियर। कैरियर क्या करता है? कैरियर लिटरली जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन जो है वो आयन को पकड़ेगा और अपनी शेप चेंज करेगा और अंदर की तरफ थूक देगा। तो उसको कहते हैं कैरियर, जो पकड़ करके लेगा, पकड़ करके अपनी शेप चेंज करके उसको अंदर की तरफ फेंक देगा। तो ये रहे, ठीक है। अब यही बता रहा है कि जो, एक सेकेंड ज़रा, हाँ, चैनल की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल आता है पोरिन प्रोटीन का, जैसे कि
जो मेरी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है, क्योंकि वहाँ पर पोरिन प्रोटीन होता है जिसमें से चीज़ें टनल की तरह आवाजाही कर सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, बैक्टीरिया में भी। यहाँ अगले पोरिन का जिक्र कर लिया हमने। यहाँ वाले पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहा है एक्वापोरिन के बारे में। एक्वा मतलब पानी, पोरिन मतलब कि प्रोटीन जो कि पोर की तरह होगा, पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाला है। तो ऐसे 8 प्रोटीन जब मिलते हैं तब मिलकर के एक वाटर के जाने के लिए चैनल बनता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। अगला चलते हैं पैसिव सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। इस पे कैरियर प्रोटीन है, ध्यान दीजिए कि वो यहाँ से मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, पकड़ करके अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएगा और मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ थूक देगा। ये हो गया, अगर एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसको कहते हैं यूनिपोर्ट। अगर एक मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ फेंका जा रहा है और दूसरे को बाहर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसको कहते हैं एंटीपोर्ट। और दोनों को सेम डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो उसको कहते हैं सिम्पोर्ट। ये भी आपके एग्जाम्पल हैं। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा एक लेवल आगे का है। अभी तक इसको आप नहीं भी थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग मारेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं बता दूं कि देखिए 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगता है या पैसा या एनर्जी लगती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में पैसा या एनर्जी नहीं लगती है। तो सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये सारे के सारे क्या हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। अगर तो आपका एटीपी डायरेक्ट खर्च हो रहा है तब आप कहेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपकी एनर्जी लग रही है लेकिन वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में नहीं है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम चलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो हमने अभी भी जिक्र किया कि वैसे तो 2 तरीके के होते हैं, लेकिन क्या ही फ़ायदा है, जो एनसीईआरटी में पहले वो ख़त्म करेंगे। एनर्जी का इस्तेमाल होता है और ये खास करके अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है पंप और स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्टर, जो कि एटीपी का इस्तेमाल करके सोडियम और पोटेशियम को मेम्ब्रेन के अंदर बाहर करता है। एनर्जी का यूज़ अगेंस्ट द ग्रेडियंट, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, पंप, अपहिल मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट। और ये भी चूंकि मेम्ब्रेन का ही प्रोटीन है इसलिए इसको भी इनिबिटर जो है वो रोक सकते हैं या इसके काम में बाधा डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसने कंपेयर करके दे दिया है, तो कंपेयर करके देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या किसी खास तरीके की प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। हाँ, इन दोनों में पड़ेगी। हाईली सिलेक्टिव होता है भाई, डिफ्यूजन सिलेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये दोनों सिलेक्टिव होते हैं। ट्रांसपोर्ट का सैचुरेट, क्या ये सैचुरेट करता है? जहाँ पर कोई प्रोटीन तो है नहीं तो सैचुरेट नहीं होगा। फैसिलिटेटेड, और ये दोनों के दोनों सैचुरेट होंगे। अपहिल भाई ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन डाउन द ग्रेडियंट होता है तो नो। और ये भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन है तो डिफ्यूजन ही, तो नो। एक्टिव में अपहिल होगा। एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, इन दोनों में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ एक्टिव वाले में पड़ेगी। अगला है हमारा प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन क्या कह रहा है भाई इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर में? जरा पानी का ज़रूरत बता रहा है कि पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि पानी जो है मीडियम प्रोवाइड कराएगा। जितने तरीके की रिएक्शन है पानी के बगैर तो हो नहीं पाएंगी। और किसी भी सेल का प्रोटोप्लाज्म उठा लो, वो केवल और केवल क्या है, पानी, और उसके अंदर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो डिजॉल्व्ड हैं। वाटरमेलन की बात करें तो 92% पानी है। और कोई भी हर्बेशियस प्लांट अपने शरीर का जो उसका ड्राई मास होता है, ड्राई मैटर होता है, वो खाली 10 से 15% होता है, मतलब 90 से 85% वो पानी ही है। तो वह पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट, ये कहना चाह रहा है वो। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई सीड जो है वो तुम्हें लग सकता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, लेकिन उसके अंदर में भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी होता ही होता है, वरना जो अंदर एम्ब्रियो बैठा है वो मर जाएगा। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, और जो अपनी पत्तियां हैं ना उससे वेपर की फॉर्म में पानी को निकालती रहती हैं, और पूरे दिन में लीटर और लीटरों पानी निकालती है। मतलब ये समझ लो कि जो मस्टर्ड का पौधा होता है वो 5 घंटे के अंदर में अपने वज़न के बराबर पानी जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ा देता है। तो पानी जो है बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और नो सरप्राइज़ के वाटर जो है लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, कि पानी इतना ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट के लिए। हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा वाटर पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कि ये बताता है कि पानी कहाँ जाएगा।
तो सुनिए ज़रा कि भाई पानी आपने ऐसे, कोई गिलास था उसको ऐसे गिरा दिया, वो पानी नीचे जा रहा है। पानी नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि नीचे ग्रेविटी है। तो जहाँ ग्रेविटी पुल कर रही है पानी उधर जाएगा, ठीक है, फाइन। और जहाँ पर प्रेशर कम है पानी वहाँ जाएगा। आपने एक कोका कोला के गिलास में स्ट्रॉ डाला, तो पानी जो कोका कोला जो पानी है वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि जो स्ट्रॉ है उसमें प्रेशर कम है, और जहाँ प्रेशर कम होता है पानी उस साइड में जाता है। तो जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ जाएगा पानी, जहाँ ग्रेविटी खींच रही होगी वहाँ जाएगा पानी। और जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो होगा, मतलब ऑस्मोसिस भी तो पानी का मूवमेंट डिसाइड करेगा। और क्या नाम है कि बस यही है कि जहाँ पर आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा पानी उधर भागेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के केसेस में वो कंफ्यूज ना होइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि साई जी को दिखा दो। अब इन सब का क्या लेना पड़ेगा? इन सब का वेक्टर सम लेना पड़ेगा ना, कि ग्रेविटी पुल कर रही है, मतलब कि देखो ऐसे पेड़ के अंदर में पानी को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, जिसको हम ट्रांसपिरेटरी पुल बोल रहे हैं। तो पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है और नीचे से ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। तो ट्रांसपिरेटरी पुल को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो ग्रेविटी से पार पा पाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि एनसीईआरटी कंसीडर ही नहीं करती, लेकिन मुझे ये बताना पड़ा ताकि आप समझ पाएँ। तो साई पी पिचकारी प्रेशर पोटेंशियल बनता है। उसके अंदर में आप क्या करते हैं, आप जब पिचकारी को भरते हैं तो पिचकारी के अंदर में नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, तो पानी अंदर आ जाता है। और पानी, और जब पिचकारी में आप इस तरीके से पीछे से प्रेशर लगाते हैं तो वो पॉजिटिव प्रेशर बन जाता है। साई एस का मतलब होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोसिस की वजह से। आप ये जानते हैं कि समझिए कि किशमिश वाला एग्जांपल, कि भैया किशमिश के अंदर में चीनी है और पानी बहुत कम है, तो बाहर जो पानी है वो अंदर की तरफ जाएगा। मतलब कि पानी कहाँ जाएगा? पानी वहाँ जाएगा जहाँ पर चीनी ज़्यादा है। तो जहाँ चीनी ज़्यादा होगी वहाँ पानी पीछे पीछे भागेगा, पानी वहाँ चला जाएगा। तो बस इतना ही है। तो ऑस्मोसिस, एनसीईआरटी कहती है प्रेशर और ऑस्मोसिस ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि पानी कहाँ जाएगा। डिफ्यूजन तो हम जानते हैं कि एनर्जी फ्री होती है। और क्या किया हमने, रैंडमली मान रखा है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। साई डब्ल्यू प्योर वाटर का जीरो होता है, मतलब कि हमने मान रखा है कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। मतलब कि अगर मैंने इसमें चीनी डाल दी तो क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। या मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर लगा दिया, या नेगेटिव प्रेशर लगता है वैसे, और तो क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा दोनों ही केसेस के अंदर। यहाँ बता रहा है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में। देखिए भाई, वेयर रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर पोटेंशियल वहाँ पर है। भाई बाहर पानी है, अंदर किशमिश है, तो अंदर किशमिश चीनी ज़्यादा है पानी कम है, और बाहर चीनी कम है पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो बाहर पानी ज़्यादा है, ये बात बोली मैंने। तो बाहर जो पानी ज़्यादा है वहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा? अंदर जाएगा। कहाँ की तरफ? किशमिश के अंदर की तरफ जाएगा। तो पानी जहाँ ज़्यादा है, जहाँ पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ से पानी लेस पोटेंशियल की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा किशमिश के। और अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, मतलब आप प्रेशर को हटा दे रहे हैं। अगर आप प्रेशर को हटा दे रहे हैं तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस हो जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या है? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस जमा साई पी। तो साई पी जब एक एटमॉस्फेयर है, सब पे बराबर प्रेशर लग रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, उसको कंसिडर ही मत करो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर सेल है, इसके अंदर में पानी भरे चले जा रहा है, भरे चले जा रहा है, भरे चले जा रहा है। तो जो पानी है वो क्या करेगा? वो अंदर जो मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर लगाएगा। उसी ही प्रेशर को टर्गर प्रेशर कह देते हैं, और उस सेल को टर्जिड सेल बोल देते हैं, कि सेल जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा गई है। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, जो हमने सारे डिस्कस कर ली हैं। प्रेशर पोटेंशियल भी हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि प्रेशर पोटेंशियल इज़ यूजुअली पॉजिटिव, कि ज़्यादातर प्रेशर पोटेंशियल जो है वो आपका पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि रूट प्रेशर में हम देखेंगे कि रूट प्रेशर में प्रेशर पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है। ट्रांसपिरेशन नेगेटिव, दो द प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और द टेंशन वाटर कॉलम इन जाइलम। भाई लेकिन प्लांट के अंदर में क्या देखेंगे कि वो प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपिरेटरी पुल है, और ट्रांसपिरेटरी पुल की वजह से प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। मतलब बिल्कुल उसी भाई क्या है, देखो ये पत्ती है, पत्ती के नीचे स्टोमेटा है, स्टोमेटा से पानी बाहर निकल रहा है,
और जब पानी बाहर निकल रहा है स्टोमेटा से जो, तो डायरेक्ट लिंक्ड है वो जाइलम से। तो बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से ये समझ लो कि कोका कोला के गिलास के अंदर मैंने स्ट्रॉ डाला हुआ और मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल ट्रांसपिरेटरी पुल का एग्जाम्पल है कि भैया जैसे मेरा मुंह जो है, ये जो छेद है ये है स्टोमेटा, और जो पानी में खींच रहा हूँ वो हो गया मेरा वाटर वेपर जो कि प्लांट में निकलेगा, और जो स्ट्रॉ है वो मेरा जाइलम हो गया, और जाइलम के अंदर में वाटर वो जो प्रेशर पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, मतलब ट्रांसपिरेटरी पुल है, और पानी जो है वो ऊपर की तरफ खींचता हुआ चला आ रहा है। और ओके, तो ये प्रेशर पोटेंशियल हो जाएगा और ये इसका फाइनल फार्मूला हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस अगला टॉपिक है, और ऑस्मोसिस तो हमने डिस्कस कर ही लिया अभी ऊपर किशमिश वाले एग्जांपल से। तो एक तरफ आपका चीनी ज़्यादा है, पानी भी है, और यहाँ पर चीनी भी है, पानी भी है, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली पानी ज़्यादा है, चीनी कम है, और यहाँ पर चीनी ज़्यादा है, पानी कम है। तो पानी तो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पानी तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की साइड मूव करेगा। तो यही हुआ कि पानी इस साइड मूव कर गया। पानी, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टू इट्स लोअर पोटेंशियल इज नोन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो वही ऑस्मोसिस है यहाँ पर। तो डिफ्यूजन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और प्रेशर के ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट ही पानी जो है वो जा रहा है। और किशमिश का एग्जांपल ले लो, आलू का एग्जांपल ले लो, ये सभी एग्जांपल इसी चीज़ के हैं। तो ऑस्मोसिस तो हमने अपना जिक्र कर लिया। अभी सेमी पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे बनाओगे, कि अंडा छीलते वक्त कभी कभी देखा होगा तुमने, एक बड़ी पतली सी मेम्ब्रेन होती है अंडे के छिलके और मेन अंडे के बीच में, तो वही आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है एक्चुअली। फिर आपको एक केस बना करके दिखा रखा है यहाँ पर, जो कि इस इमेज से हम समझेंगे, तो इमेज से समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझिए कि यहाँ पर एक अंदर क्या डाला हुआ है, एक फ्लास्क है जिसको उल्टा करके डाला हुआ है, और उस फ्लास्क के अंदर में चीनी है। अब आप जानते हैं कि जहाँ चीनी होती है पानी उधर ही भागता है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और पानी कहाँ भागेगा, पानी अंदर की तरफ भागेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, मेरा ऑस्मोसिस हो गया। लेकिन अब ये समझिए कि पानी एक ताकत के साथ और एक फोर्स के साथ अंदर की तरफ घुस रहा है। अगर आपने उतनी ही ताकत या उतनी ही फोर्स या उतना ही प्रेशर ऊपर से लगा दिया, तो अब क्या होगा, पानी अंदर जाना रुक जाएगा। और जिस जिस लेवल पे, जिस प्रेशर पे आपका पानी जो है वो अंदर जाना रुक जाएगा, मतलब कि आपने दोनों प्रेशर को बराबर कर दिया, यहाँ का लगा हुआ प्रेशर बराबर हो जाएगा, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा था दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पानी का आवाजाही रुक जाएगी, और उसको आप कह देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला जो आइडिया है वो है प्लाज्मोलिसिस का। देखिए कि क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो तीन तरीके से हो सकता है। कि पहली कंडीशन कि बाहर पानी के अंदर में जो आयन है और अंदर पानी के अंदर में जो आयन है दोनों बराबर कंसंट्रेशन पे हैं, तो पानी बाहर भी जितना बाहर जाएगा पानी उतना अंदर आ जाएगा, तो कुछ चीज़ बदलेगी नहीं। तो जितना पानी बाहर चला जाए उतना ही पानी अंदर आ जाए, तो उसको कहते हैं फ्लैसिड कंडीशन। लेकिन बाहर समझिए कि चीनी ज़्यादा है, तो बाहर अगर चीनी ज़्यादा होगी तो अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ भाग जाएगा। आप जानते हैं जहाँ चीनी होती है वहीं पानी भागता है, और अगर पानी बाहर की तरफ भाग रहा है और सेल इस तरीके से श्रिंक हो रही है तो उसको प्लाज्मोलिसिस कह देते हैं। और मान लीजिए कि अंदर की तरफ चीनी ज़्यादा है, तो बाहर से पानी जो है वो अंदर की तरफ आएगा और दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, और सेल जो हो जाएगी वो फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो ये समझिए कि जब बाहर और अंदर दोनों तरफ चीनी की कंसंट्रेशन बराबर हो तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक, और जब बाहर चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो जहाँ चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक, और जहाँ चीनी की कंसंट्रेशन कम है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। जैसे यहाँ पर अंदर की तरफ चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो अंदर की तरफ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, और बाहर की तरफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। तो यही लिखा हुआ है कि प्लाज्मोलिसिस में पानी बाहर जाता है तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगले पैराग्राफ में भी वही बता रहा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से, चूंकि बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वो मतलब हाइपरटोनिक है, तो पानी जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। और पानी अगर बाहर की तरफ जाएगा तो सबसे पहले जो वैक्यूल है उससे पानी निकलेगा, फिर साइटोप्लाज्म से पानी निकलेगा, और अल्टीमेटली पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड कंसिडर के हो जाएगी। और हम जानते हैं कि पानी
ये अंदर ज़्यादा था, बाहर कंपैरेटिव पानी कम था, अंदर कंपैरेटिव पानी ज़्यादा था, बाहर कंपैरेटिव पानी कम था, इसलिए पानी बाहर की तरफ चला गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आइसोटोनिक कंडीशन, जब आपका न तो पानी बाहर जा, मतलब जितना पानी बाहर जाए उतना ही पानी अंदर आ जाए, तो वो आइसोटोनिक कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, और ये फ्लैसिड कंडीशन कहलाती है एनसीईआरटी के मुताबिक। प्लाज्मोलिसिस का जो प्रोसेस है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है कि अगर पानी इस तरीके से बाहर चला जाए और अंदर चीनी बढ़ा दी जाए तो पानी वापस से अंदर आ जाएगा, तो रिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया। हाँ, और चूंकि जब पानी अंदर की तरफ आ रहा था तो हमने डिस्कस किया कि पानी किस तरीके से दीवारों पर प्रेशर लगाएगा और उसको सेल को टर्जिट करेगा, और इसको प्रेशर पोटेंशियल ही कहते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। कि मान लीजिए कि सेल, व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, यहाँ हाइपरटोनिक है, मतलब पानी अंदर की तरफ आएगा। जब पानी अंदर की तरफ आएगा तो पानी जो है वॉल पे प्रेशर लगाएगा, उसको टर्गर प्रेशर कह देंगे, और प्रेशर पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। और लेकिन सेल वॉल जो है वो सेल को रप्चर नहीं होने देती, अगर यही एनिमल की सेल होती तो ये फट जाती। अगला टॉपिक है इम्बाइबिशन। देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड जो होता है वो अगर पानी को अपने सरफेस पर मात्र एडजॉर्ब कर ले, जैसे कि सर्दियों में, जैसे बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजे ठीक से बंद नहीं होते हैं क्योंकि वो फूल जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है लकड़ी के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है, उसकी वजह से उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसको कह देते हैं हम इम्बाइबिशन। और ये सेम चीज़ होती है किसके अंदर में, जब हम देखते हैं दाल को गलाने के लिए हम रखते हैं, मतलब दाल को पानी में भिगो करके रखते हैं तो उसके दाने थोड़े बड़े हो जाते हैं, या सबसे अच्छा दिखता है चने के दानों में। आप रात भर उसे भिगो के रखिए और देखिए सुबह तक वो कितने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो जब पानी सरफेस पर एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब, सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है, तब उसको कहते हैं इम्बाइबिशन। अगला है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लेकिन उससे पहले इसने पहले दो पैराग्राफ के अंदर में गुणगान करा है शॉर्ट डिस्टेंस चीज़ों के ट्रांसपोर्ट का, कि किस तरीके से, कि पहले वाले पैराग्राफ में इसने बोला है कि आप ऐसा करें, आप एक फूल की टहनी डंडी को काटें, और काटने के बाद उसकी जो टहनी को आपने काटा है उसको लाल रंग के स्टेन्ड पानी में छोड़ दें, और पानी में थोड़ी देर छोड़ने के बाद आप उसको उठा करके देखेंगे तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको थोड़ा लाल लाल के गोले गोले दिखाई देंगे, वो असल में जाइलम है, और उसके थ्रू पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लाल वाला। अगले पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश करा कि भैया जो तुम वो डिफ्यूजन जानते हो, डिफ्यूजन अथाह स्लो प्रोसेस है, मतलब 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकंड के अंदर में चलता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। चूँकि ये सारे के सारे शॉर्ट डिस्टेंस हैं और काफ़ी नहीं है, डिफ्यूजन, रूट प्रेशर और कैपिलरी एक्शन काफ़ी नहीं है आपके किसके लिए, पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाने के लिए, तो फिर एक नया प्रोसेस आएगा। फिर उसको देखते हैं हम कि भाई प्लांट को लंबे डिस्टेंस पे पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। आज अगले पैराग्राफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा, देखो भैया छोटी जगहों पर जब आपको ट्रांसपोर्ट करना है चीज़ों का तो डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा, लेकिन जब आपको लंबा ट्रांसपोर्टेशन करना है तब ये चीज़ें काफ़ी नहीं पड़ेंगी, और फिर आपको एक नया सिस्टम निकालना पड़ेगा जो कि आपका होता है मास या बल्क फ्लो वाला सिस्टम। और मास या बल्क फ्लो वाला जो सिस्टम है वो काम करता है प्रेशर डिफरेंस के बीच में, कि दो चीज़ों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करवाओ तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह खुद ब खुद चली जाएंगी। तो बोल रहा है कि बल्क फ्लो जो है वो दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, या तो तुम पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करो कि तुमने पिचकारी के अंदर में पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से पिचकारी बाहर फेंक पा रही है पानी को, या तुम जैसे कि गार्डन होज पानी देते हैं गार्डन में तो वो पॉजिटिव प्रेशर है बाहर निकल रहा है, और या नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करो जैसे कि तुम्हारा पिचकारी में पानी भरने पे होता है, या फिर स्ट्रॉ पर ऐसे उसमें पानी भर जाता है उसमें सक्शन प्रेशर की वजह से। तो ये बता रहा है कि भाई जो मास फ्लो है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा, दो तरीके के प्रेशर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव।
अगले पैराग्राफ पे बता रहा है कि भाई देखिए जो बल्क पानी का जो पानी या खाने का जो ज़्यादा मात्रा में जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू, तो उसको कह देते हैं ट्रांसलोकेशन। और वो होगा जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है पानी, मिनरल सॉल्ट, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन। और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। अगला टॉपिक हमारा हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। तो पानी, अभी हम पानी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट जो है वो देखेंगे कि इसकी मदद से कि रूट में कहाँ पर किस तरीके से एब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, प्लास्टिक पाथवे। कैसे जाएगा कि भैया रूट हेयर से होता हुआ एपिडर्मल सेल के कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि कैसे कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका रूट हेयर से शुरू होगा, रूट हेयर से होता हुआ एपिडर्मल सेल से होता हुआ फिर कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा। और ये मतलब एब्जॉर्प्शन इस तरीके से हो रहा है। और दो तरीके हैं, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। तो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक में अंतर क्या है कि भैया एपोप्लास्टिक में आप देखेंगे कि सेल वॉल के थ्रू पानी जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये आपका क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे है। सिम्प्लास्टिक पाथवे में डायरेक्ट वो सेल के अंदर घुसता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, जो उसके इंटरसेल्यूलर जंक्शंस होते हैं, जो प्लाज्मोडेस्मेटा होती है, वहाँ से पानी जो है घुसता हुआ इस तरीके से सीधा सीधा चलता चला जाता है। एपोप्लास्टिक पाथवे में बीच में एक लेयर आ जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा कहाँ चला गया, तो ये रहा मेरा कैस्पेरियन स्ट्रिप है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस पे मिलेगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर प्रूफ होती है, सुबेरिन की बनी होती है। इसकी वजह से जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो और आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे आप। अब आपको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ से सिम्प्लास्टिक पाथवे ही अपनाना पड़ेगा। तो सेल के अंदर घुसेंगे आप तो सिम्प्लास्टिक पाथवे हो जाएगा, और सिम्प्लास्टिक पाथवे से फिर आप कहाँ चले जाएंगे, जाइलम में पानी को छोड़ देंगे। तो ये रहा आपका। तो बस पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। एपोप्लास्टिक वाले में क्या होता है कि आपका इंटरसेल्यूलर स्पेस से वॉल से पानी जा रहा है, इसको एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और अल्टीमेटली कैस्पेरियन स्ट्रिप तक पानी जो है वो चला जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि डिपेंडेंट अभी भी ग्रेडियंट के ऊपर ही रहेगा। और ये जो पानी जो जा रहा है वो उसका मेन रिलेशन होता है अडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के। पानी के पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, अडेशन और कोहेजन की। पानी पानी से चिपके तो आपका क्या कहलाता है, कोहेजन कहलाता है। और पानी दीवार से चिपके तो उसको अडेशन कह देते हैं। और पानी पहले या तो पहले दीवार पे चिपकता है, दीवार पे चिपकता है तो पानी खुद ब खुद ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से पानी का अडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी बड़ी ज़रूरी है पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मास फ्लो के लिए। सिम्प्लास्ट के अंदर में जो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट हैं, जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, उसके थ्रू पानी जो है वो होकर के जा रहा है। तो ये देखा कि इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। ह्यूमंस के अंदर में वो जैसे प्लांट में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, हमारे अंदर में गैप जंक्शन होता है। कुछ और एग्जांपल है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जैसे कि हाइड्रेला के लीफ में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो मूवमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है। मतलब सेल के अंदर कैसे मूवमेंट कराएंगे, तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट होता है वो उसका एक बड़ा हिस्सा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एंडोडर्मिस वाला पार्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला पार्ट के कैसे कैसे पानी जाएगा, वो सारा का सारा पार्ट हम कर चुके हैं। अगला है कि माइकोराइजा भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पानी के। फंगस जिस तरीके से रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आसपास क्या चीज़ मौजूद होगी, फंगस के माइसीलियम हाइफे एग्जिस्ट करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, जिससे कि पानी का एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। कभी कभी जो फंगस का हाइफे होता है वो घुस जाता है सेल के अंदर में और हॉस्टोरियम बना देता है, और फिर इनका आदान प्रदान शुरू हो जाता है कि ये इसको खाना, ये इसको प्रोटेक्शन दे देता है और पानी दे देता है, और प्लांट जो है इसको खाना वाना दे देता है। तो ये रहता है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल है पाइनस के सीड का, जो कि जर्मिनेट ही नहीं करता है अगर आसपास क्या ना हो, माइकोराइजा की प्रेजेंस ना हो, तो वो जर्मिनेट ही नहीं करता है। पानी का मूवमेंट देखेंगे प्लांट में, ऊपर की तरफ पानी किस तरीके से जाएगा। हमने पानी को लेटरल मूवमेंट तो करा दिया, हमने पानी को पानी से निकाल करके, रूट हेयर से निकाल करके जाइलम तक तो पहुंचा दिया। अब जाइलम के आसपास किस तरीके से
मूवमेंट होगा उसको नज़र मार लेते हैं एक बार। तो भाई जाइलम के अंदर में जो मूवमेंट है वो दो तरीके से हो रहा है। अब मूवमेंट या तो पॉजिटिव प्रेशर से हो सकता है या नेगेटिव प्रेशर से हो सकता है। अब जो है ट्रांसपिरेशन की वजह से जाइलम के अंदर में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है और पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्मल है, पानी ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा ट्रांसपिरेटरी पुल की वजह से। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्लांट क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा कि प्लांट क्या करता है, वो प्लांट एटीपी का इस्तेमाल करके मिनरल को एब्जॉर्ब करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है। और हम जानते हैं जहाँ आयन होगा पानी उसे फॉलो करेगा, तो अंदर हमने एटीपी का इस्तेमाल करके आयन्स को तो अंदर ले लिया रूट के। अब उसके पीछे पीछे पानी बहुत तेज़ी से भागता हुआ आएगा और पानी बाहर से अंदर की तरफ भागता हुआ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव प्रेशर के साथ आ रहा है पानी। और इतना ज़्यादा प्रेशर आता है बाहर से अंदर की तरफ कि अगर ये घास का ब्लेड है तो घास के ब्लेड में जाइलम में पानी अपने आप खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगता है पॉजिटिव प्रेशर की वजह से। ट्रांसपिरेशन के अंदर में वाटर वेपर की फॉर्म में पानी निकलता है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में जो है पानी जो है बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देता है। तो देखिए आयन जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पानी के जो है आपके रूट के अंदर में। तो पानी जो है उसको फॉलो करता है और पानी जब उसे फॉलो करता है तो प्रेशर बढ़ता है और उसी को हम जाइलम के अंदर में जो प्रेशर बढ़ता है उसी को हम रूट प्रेशर कह देते हैं। यहाँ पर इतनी जगह लिखा हुआ है कि हाउ कैन यू सी रूट प्रेशर। आप एक ग्रास ब्लेड को कट कीजिए और वहाँ से मॉइस्चर सुबह सुबह निकलेगा, मतलब वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ से पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में पानी ऊज आउट करता है। वो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से होता है जिसको हम रिपकटेशन कहते हैं। ग्रास ब्लेड के टिप से निकलता है, लिक्विड फेज में निकलता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वेपर फेज में जो है पानी बाहर निकल रहा होता है। अब क्या है कि लेकिन रूट प्रेशर से भी पानी ना ज़्यादा ऊपर तक पहुंच नहीं पाएगा, थोड़ा दूरी तक ही जा पाता है। इसकी वजह से ये, क्योंकि ग्रेविटी खींचेगी उसे, तो ग्रेविटी खींचेगी तो कितना ही ऊपर चला जाएगा, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। इसलिए ज़्यादातर जो प्लांटें हैं वो पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए जो उनकी नीड है उसको मीट करते हैं ट्रांसपिरेटरी पुल से। तो जो मेन पानी ऊपर पहुंचाएगा वो ट्रांसपिरेटरी पुल की वजह से ही पहुंचेगा। तो ट्रांसपिरेटरी पुल के अंदर में आपका कैपिलरी एक्शन, कोहेजन, टेंशन थ्योरी, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखते हैं क्या क्या होगा। ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है, पुल का जो रेट है वो 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। पानी जो है वो पुल किया जा रहा है। देखिए पानी तो पुश भी किया जा सकता है, पुल भी किया जा सकता है। पुश जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है रूट प्रेशर वाले केस में, और जो पुल किया जा रहा है वो किया जा रहा है ट्रांसपिरेटरी पुल वाले केस में। ट्रांसपिरेशन के लिए जो 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 मेन रीज़न है वो है कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल। क्या है ये, देखिए कि ये आपका क्या है, ये आपका जाइलम है। तो जाइलम में आप जानते हैं कि जैसे ही पानी थोड़ा सा ऊपर उठता है तो वो ऐसे मिनिस्कस बना लेता है, याद है पानी इस तरीके से मिनिस्कस बना लेता है, मतलब पानी दीवार पे चिपक रहा है। तो ये जो कोने पे है, कोने पे पानी दीवार पे चिपक रहा है, लेकिन जब पानी दीवार पे चिपकता है तो और ऊपर चढ़ जाता है। तो पानी, और जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जब आप कोका कोला से इस तरीके से पानी, जो कोका कोला को ऊपर ले रहे हैं, तो क्योंकि पानी और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब उन दोनों के बीच में, पानी और पानी के बीच में कोहेजन है, और पानी और पानी के बीच में कोहेजन है, इसकी वजह से वो उनके अंदर में टेंशन आ जाती है। आप ये समझिए कि आपके पास एक चेन है, चेन, लोहे की चेन है, तो उसमें इस तरीके से ऐसे गोले गोले होते हैं चेन के अंदर में, आप जानते हैं। तो जब आप चेन के एक हिस्से को उठाते हैं तो फिर क्योंकि दूसरा हिस्सा उससे लिंक्ड है, वो दूसरे हिस्से को खींचता चला जाता है, दूसरा हिस्सा तीसरे को खींचता है, तीसरा हिस्सा चौथे को खींचता है, और इस तरीके से चूंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, टेंशन बनती चली जाती है और पानी ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। तो कोहेजन की वजह से पानी टूटता नहीं है, वो अगर वो चेन जो है वो कागज़ की हो तो टूट जाएगी, ज़्यादा वजन सह नहीं पाएगी, लेकिन लोहे की चेन है तो पानी, मतलब जो चेन हो काफ़ी ऊपर तक आप खींच सकते हैं, और उसी तरीके से आपका पानी जो है वो टूटता नहीं है, और उसको कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। एक लेस देन 1% पानी जो है प्लांट जो है अपने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है, 99% पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए लॉस हो जाता है। और ये बात आप कैसे देख सकते हैं कि एक टेस्ट होता है कोबाल्ट क्लोराइड का, और उसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि पानी कितना जो है पानी उड़ रहा है और कितना पानी जो है ट्रांसपिरेशन में जा रहा है। अगला टॉपिक है ट्रांसपिरेशन का। तो ट्रांसपिरेशन के अंदर में क्या होने वाला है भाई, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन होता है ये वाली जगह पे, पत्ती के नीचे छेद होते हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा।
और उस स्टोमेटा के बगल में होता है एक सेल और उसका नाम होता है गार्ड सेल। और गार्ड सेल के बगल में सब्सिडरी सेल होते हैं, फिर और सेल होते हैं। तो होगा क्या, तो होता यूँ है कि आपका सबसे पहले ये जो बाकी के सेल हैं, ये वाले जो सब्सिडरी सेल्स वगैरह हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पोटेशियम आयन को ज़बरदस्ती भेजते हैं किसके अंदर में, पोटेशियम आयन को ज़बरदस्ती भेजते हैं गार्ड सेल के अंदर में। और गार्ड सेल के अंदर में जब पोटेशियम आयन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जहाँ आयन वहाँ पानी, तो हर तरफ से पानी जो है वो गार्ड सेल के अंदर में घुसेगा। जब गार्ड सेल के अंदर में पानी घुसेगा तो गार्ड सेल भारी हो जाएंगी और गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी, और जब ये गुब्बारे की तरह फूल जाएंगी तो ये जो छेद है ये खुल जाएगा, स्टोमेटल अपर्चर जो है खुल जाएगा, और यहाँ से फिर पानी जो है वो उड़ सकता है। ये बता रहा है बस। आइए ज़रा देख लेते हैं। वही स्टोमेटा वो छेद है, पानी का जो लॉस है वाटर वेपर की फॉर्म में हो रहा है, और यही छेद से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी होता है। उस छेद के बिल्कुल बगल में सेल हैं, उनको गार्ड सेल कहते हैं, और जो छेद है उसको स्टोमेटल अपेरेचर कहते हैं। जो गार्ड सेल है उसमें माइक्रोफाइब्रिल लगे हुए हैं, सेल्यूलोज के रेडियली लगे हुए हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से ये इस तरीके से खुलती है। जो आपके डाइकॉट प्लांट हैं उसमें लोअर सरफेस पे ज़्यादा नंबर रहता है स्टोमेटा का, लेकिन मोनोकॉट प्लांट के अंदर में जो दोनों सरफेस हैं, अपर और लोअर सरफेस, दोनों पे बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो रहते हैं। अगला पूछ रहा है ट्रांसपिरेशन जो है वो किस किस से अफेक्ट होता है, पानी जाइलम का ऊपर चढ़ना और ट्रांसपिरेशन। कोहेजन, भाई पानी के बीच की जो फोर्स होती है अभी ऊपर डिस्कस किया। अडहेजन, आप अडहेसिव ग्लू लगाते हैं दो अलग अलग चीज़ों को चिपकाने के लिए, तो पानी जो वॉल से या पोलर सरफेस से जब आप गिलास में डालते हैं पानी को, तो कांच के गिलास में वो एक मेनिस्कस बना देता है, मतलब कोने वाले हिस्से से वो चिपक रहा है गिलास से या वॉल से, तो उसको अडहेजन बोल देते हैं। सरफेस टेंशन बोलते हैं कि भाई पानी का जो मॉलिक्यूल है वो पानी से ही चिपकना चाहता है, दूसरी चीज़ से नहीं चिपकना चाहता है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही आपने किसी ऊंची जगह से पानी को अगर आप फेंकें तो नीचे तक आते आते उसके गोले बन जाते हैं, वो पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो हवा है ए पोलर, और पानी जो है वो हवा के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है। तो अगर इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है तो सबसे कम इंटरेक्शन शो करना चाहता है, और सबसे कम इंटरेक्शन शो होगी जब वो गोला बन जाएगा, क्योंकि गोले का सरफेस एरिया कम है, सबसे कम है, और गोले का अगर सरफेस एरिया सबसे कम है तो वही शेप ले लेता है पानी, ताकि वो हवा से इंटरेक्ट ना कर पाए। तो पानी की ये प्रॉपर्टी कि पानी पानी से ही अटैच रहना चाहता है, लिक्विड फेज में रहना चाहता है, गैस से अटैच नहीं करना चाहता है, उसको सरफेस टेंशन कह देते हैं। बाकी हम जानते ही हैं ट्रांसपिरेशन, भाई लाइट जिस कपड़े सुखाने के लिए जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वही ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, लाइट ज़्यादा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, ट्रांसपिरेशन कम, कपड़े कम सूखते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो, और प्रेशर अगर कम हो आपका तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जैसे मतलब प्रेशर ज़्यादा कम हो, रिलेटिव प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब ये इसको ऐसे समझो, तुम्हारी बनियान है उसके अंदर में क्या है, पानी ज़्यादा है। पानी अगर उसके अंदर में ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में पानी कम है तो पानी जो है बहुत तेज़ी के साथ बाहर चला जाएगा। तो वो जो ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रेशर। अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो पानी जल्दी उड़ जाएगा, और स्टोमेटा अगर ज़्यादा है तो पानी जल्दी उड़ जाएगा। तो बस वही है कि पानी के मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं कि कोहेजन से, एडहेजन से, सरफेस टेंशन से, कैपिलरी एक्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तब जा कर के आपका पानी का ट्रांसपिरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। कैपिलैरिटी कहते हैं कि जब आपका जो जाइलम फ्लोएम है इसका जब आपका डायमीटर बड़ा कम होता है तो पानी को कैपिलरी एक्शन से ऊपर बढ़ने में मदद मिलती है। तो और पानी टूटेगा नहीं जब पानी, भाई ये समझ ही लीजिए कि एक तरीके से आपने एक धागा डाला हुआ है, और धागा जो है आपने कहाँ डाला, रूट में डाला, रूट से आपने जाइलम में डाला, जाइलम से ऊपर उठाते उठाते पत्ती के स्टोमेटा से आपने धागा बाहर निकाल लिया। अब जब इस धागे को आप यहाँ से खींचेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बस यही है ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ बोल रहा है कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए होता है और वो यहाँ पर चाहिए, तो पानी यहाँ से उड़ रहा है, तो यहाँ पानी कैसे पहुँच रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ जब पानी उड़ रहा है तो वह इस तरीके से है कि कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम होती है। तो यहाँ से जैसे ही पानी उड़ता है तो यहाँ का पानी इधर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और कि पानी जैसे ही इवेपोरेट करता है थिन फिल्म ऑफ वाटर बनती है जो कि कॉन्टीन्यूअस होती है, और उसकी वजह से पानी खींच करके
इन वाले सेल्स को, पैलिसेड सेल्स को मिल सकता है, ये बोल रहा है यहाँ पर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है अभी, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर में कोई रिलेशन है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह क्या हो रहा है, क्या है कॉम्प्रोमाइज़, पहले देख लेते हैं। पहले बोल रहा है ट्रांसपिरेशन के ना रूल देख लो, पहले पर्पस देख लो कि ट्रांसपिरेटरी पुल क्रिएट होता है तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, पानी का सप्लाई हो पाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और रूट से सारे के सारे मिनरल जो है एब्जॉर्ब होकर के पेड़ के अलग अलग पार्ट में पहुंच पाते हैं। लीफ का सरफेस जो है वो कूल करके रख पाता है, ट्रांस मतलब पेड़ के नीचे छाँव के, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि वो किसकी वजह से हो पा रहा है, वो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की वजह से हो पा रहा है। और सेल पानी मौजूद रहेगा तो शेप वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह जो है प्लांट की अच्छे से मौजूद रहेगी। यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ लड़ाई बताने की कोशिश कर रहा है कि C3 और C4 प्लांट के अंदर में पंगा क्या है। तो आप ये जानते हैं कि देखो भाई, कि जो मैं यही बता देता हूँ कि स्टोमेटा से पानी भी बाहर जाना है और गैशियस एक्सचेंज भी होना है, CO2 और ऑक्सीजन का गैशियस एक्सचेंज भी होना है। लेकिन अगर मान लो कि स्टोमेटा अगर बंद कर दिया जाए, अगर स्टोमेटा बंद हो गया, अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो क्या होगा कि फिर आपका गैसेस की आवाजाही भी रुक जाएगी। तो जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं, तो रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी पहले से ज़्यादा होती है, उस ह्यूमिडिटी की वजह से बादल इकट्ठे होते हैं, बादल इकट्ठे होते हैं, बारिश होती है, बारिश होती है, फिर दोबारा से आपका प्लांट वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेंगे, और इस तरीके से वो पॉजिटिव फीडबैक लूप में फंस जाते हैं। तो स्टोमेटा भी खुला रहेगा, भाई पानी खूब अवेलेबल है, पानी खूब उड़ाओ, और स्टोमेटा खुला रहेगा तो गैसेस एक्सचेंज भी अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन फिर अगर कहीं क्या हो गया, कहीं अगर पानी उतना अच्छे से नहीं बरस रहा है तो स्टोमेटा बंद रहेंगे पानी को बचाने के लिए, और पानी को बचाने के लिए अगर स्टोमेटा बंद रहेंगे तो फिर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। तो फिर उसके लिए C4 प्लांट निकल कर के आए थे, तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि जब भी अवेलेबल होगी CO2 हम उसको अंदर ले कर के कन्वर्ट करा कर के रख लेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर में, फिर वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से CO2 निकलवा लेंगे जब भी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ था। अपटेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है भैया, वो आपके दोनों तरीके से हो रहा है। अपटेक ऑफ मिनरल आयन एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, और जहाँ पर आप आयंस को एब्जॉर्ब करवा देंगे पानी वहाँ पर पीछे 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 आ जाएगा, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर में, बस इतनी सी बात थी। तो मिनरल यहाँ पर आ जाते हैं ज़रा, कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन, कि मिनरल आयन को एब्जॉर्प्शन तो आपने करा लिया, वो देख लिया था हमने ऊपर ही, जब हम रूट प्रेशर वगैरह डेवलप करा रहे थे, तो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो सकता है और पैसिवली भी एब्जॉर्ब हो सकता है, जिस तरीके से यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट ये वाले जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ज़रिए आयंस भी एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। अब वो एक बार प्लांट के शरीर में आ गए, उसके बाद उसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे, कि एक बार तो आपने जाइलम के अंदर में एक्टिव या पैसिव तरीके से अपटेक तो कर लिया है, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे शरीर के अंदर में आपको प्रेशर के ज़रिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना पड़ेगा। आपको एक जगह कहलाएगी आपका सोर्स जहाँ पे आप लोडिंग करेंगे, और दूसरी जगह कहलाएगी आपकी सिंक जहाँ पे आप अनलोडिंग करेंगे, चीज़ों को बाहर निकालेंगे। और जो सिंक होता है वो ज़्यादातर होता है यंग डिवाइडिंग जो सेल होती हैं, वो वाली जो सेल होती हैं वो, उसको हम सिंक कहते हैं। तो सिंक वो जगह है जो ग्रोइंग रीजन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यंग लीफ वगैरह वगैरह, और मिनरल आयन को फ्रिक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भिजवाना पड़ सकता है। तो कुछ एलिमेंट हैं जो कि बहुत आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आसानी से रिमोबलाइज नहीं कराया जा सकता, जैसे NCERT, सल्फर, कैल्शियम पेक्टेट का पार्ट है, तो सर्फ स्ट्रक्चर का अगर पार्ट है तो फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जाइलम के अंदर में आप देखिए तो जाइलम में जो पानी लेकर के जा रहा है, पानी के अलावा जो आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस लेकर के जा रहा है, नाइट्रोजन जो है ट्रैवल कर रहा है इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में, मगर छोटा सा पार्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्ट है नाइट्रोजन ट्रैवल करने का, वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में ट्रैवल करता है। कक्षा 12वीं के आखिरी पेज में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड पे लग करके एक जगह से दूसरी जगह घूमने की कोशिश करता रहता है, और बहुत ही छोटा अमाउंट फास्फोरस और सल्फर का ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करता है। नाइट्रोजन का जो ज़्यादातर पार्ट है वो ट्रैवलिंग में ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर में करता है।
फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन ज़रा देखेंगे। फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है शरीर के अंदर में प्लांट के जो ज़्यादातर शुगर ट्रैवल कराई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो सुक्रोज की फॉर्म में कराई जाती है। उसको भी सुक्रोज सोर्स से सिंक की तरफ भिजवाया जाएगा। जहाँ सुक्रोज बन रही है वो सोर्स और सिंक दूसरी जगह जहाँ उसे पहुँचाना है। लेकिन इसके अंदर में एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भैया सोर्स और जो सिंक है वो मौसम के अनुसार बदल सकता है। सोर्स पत्ती है, जब आपने सुक्रोज अभी ताज़ा ताज़ा बनाया है और उसको रूट में भेजा है तो रूट हो गया मेरा सिंक। लेकिन अब सर्दी का मौसम है और पतझड़ का मौसम है, अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, पेड़ को एनर्जी चाहिए। अब रूट में जहाँ पर सुक्रोज स्टोर्ड है वो हो गया सोर्स, और दूसरी जगह जहाँ उसको पहुँचाना है वो हो गया सिंक। तो बदलता रहता है सोर्स और सिंक, और इसी वजह से उसे बाई डायरेक्शनल कहते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिडायरेक्शनल, जो कि जाइलम के केस के अंदर में था। बस इतनी सी बात है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर में। अगला है हमारे पास फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे होगा मास फ्लो हाइपोथेसिस। पीछे की तरफ देखिए कि पीछे की तरफ आपको पत्ती नज़र आ रही होगी और नीचे टर्निप शलगम नज़र आ रही होगी। तो पत्ती में आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस करके आपने सुक्रोज बना दिया है। ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोएम है। एटीपी का ध्यान से सुनिए, एटीपी का इस्तेमाल करके आप सुक्रोज को यहाँ बैठाते हैं, लोडिंग करते हैं उसकी। और जब आप यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल करके यहाँ पर सुक्रोज को बढ़वाएंगे तो यहाँ पर सुक्रोज की वजह से, सुक्रोज के बढ़ने की वजह से जो बगल में से जाइलम गुजर रहा है उसमें से जो पानी है वो निकल करके यहाँ आ जाएगा। दोबारा से पत्ती में हो रहा है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से बना सुक्रोज, सुक्रोज को दिया गया एटीपी और एटीपी की वजह से उसको बिठाया गया फ्लोएम में। फ्लोएम में यहाँ पर जब बिठाया गया तो बगल से गुजर रहा था जाइलम, जाइलम में था पानी, पानी जो है वो अपने आप जहाँ चीनी होती है वहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पहुँच गया। और जब चीनी और पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया, और यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो ये चलने लगे, लोअर प्रेशर की साइड अपने आप चलने लगे। और जैसे ही नीचे वो सेल्स मिली जहाँ पर हमें शुगर को स्टोर करना है, वो भी एटीपी का इस्तेमाल करेंगी और एटीपी का इस्तेमाल करके सुक्रोज को अंदर ले लेंगी। तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों में एटीपी लगता है। ये है आपका पूरा का पूरा मास फ्लो हाइपोथेसिस। भाई एक मैकेनिज्म है जिससे चीनी का ट्रांसलोकेशन होगा, सोर्स से सिंक की तरफ जाएगी, सोर्स फोटोसिंथेसिस में लीफ हो सकता है और सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड होता है, जो कि सीव ट्यूब सेल्स, ये जो फ्लोएम होता है, ये जो सेल होती है ये सीव ट्यूब ही है। और उसके सीव ट्यूब सेल की जो वो है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी डाल के हमने सुक्रोज को लोड करा दिया है, प्रोसेस ऑफ लोडिंग। उसके बगल में से वाटर गुजर रहा था, मतलब जाइलम के अंदर में, वो ऑस्मोसिस से किसके अंदर में आ जाता है, वो सीव ट्यूब के अंदर में आ जाता है। वहाँ पर आपका क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो अपनी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा और वहाँ पे जा कर के उसकी अनलोडिंग करवा दी जाएगी। ये सेम ही है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर सेम प्रोसेस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आखिरी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपका गर्डलिंग वाला, कि आपने क्या किया था कि आपने ये इस तरीके से, अगर आपका पूरा प्लांट है तो आपने केवल और केवल बाहर से फ्लोएम को स्ट्रिप ऑफ कर दिया है ना, चेपी जैसे उतार देते हैं वैसे ही आपने फ्लोएम को उतार दिया है। और वहाँ पर क्या होता है, खाना इस तरीके से इकट्ठा होने लगता है और उसको हम गर्डलिंग वाला एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जिस बस गर्डलिंग वाले एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि भैया फ्लोएम जो है वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है।